हेलो एवरीवन, आई एम पूजा जैन एंड वेलकम बैक टू ऑलिव वुड। हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं मॉर्निंग 7 AM और वहाँ पर मैंने कहा है कि हम जो डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं वो एक जनरलाइज है, आपको सारे एग्जाम में मदद करेगा, चाहे वो एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम है। लेकिन वहाँ पर हमने जो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन है उसको वहाँ पर कवर नहीं किया, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक के जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। अब फाइनेंशियल एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ना तो सभी को है क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन की जीडीपी है या आरबीआई का कोई ड्राफ्ट एंड सर्कुलेशन आया है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो आरबीआई वाले स्टूडेंट हैं उनको डेफिनेटली इसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम है। अदरवाइज़ आप करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आपको करेंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो पहली न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ। हमारे देश में बड़े बड़े शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, लेकिन वो बैंक्स हर कहीं अपनी सेवाएं नहीं दे पाते क्योंकि कई सारे रिमोट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत ही बिखरी हुई है। तो ऐसे एरियाज़ में अगर SBI को अपनी ब्रांच बनानी है तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे एंड कई सारी समस्याएं आएंगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में 2013 में एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें इस तरीके के बैंक्स बनाने चाहिए जो इस तरीके के रिमोट एरियाज़ में भी कवरेज कर सके और हर एक व्यक्ति तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचे। इसलिए 2014 में तैयार किया गया पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को साथ में ही लॉन्च किया गया था और दोनों का ही काम रिमोट एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? जैसे कि पेमेंट बैंक के पास थोड़े से राइट्स कम होते हैं। आप पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक जो है वो आपको लोन नहीं दे पाते। पेमेंट बैंक में आप रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट या FD नहीं करा सकते। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास थोड़े से ज़्यादा राइट्स होते हैं, ये लोग लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा FD और RD की सुविधा भी अवेलेबल होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास। बात समझ में आ रही है? दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों को रेगुलेट करने का काम RBI करता है। RBI एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 दोनों बॉडी को रेगुलेट करती है। बड़ा सिंपल सा है। अब ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक ने अप्लाई किया है टू RBI फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। फिनो पेमेंट बैंक को, जो कि एक पेमेंट बैंक है, इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस के लिए इसने अप्लाई किया है RBI के पास। तो RBI की एक गाइडलाइन है कि कोई भी पेमेंट बैंक जो कि 5 इयर्स हो चुके हैं उसको अपनी सर्विसेज में और 200 करोड़ उसके पास नेट वर्थ है, तो ऐसा पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फिनो पेमेंट बैंक 2017 में बना था और इनको 5 इयर्स हो चुके हैं अपनी सेवाएं देते हुए, बैंकिंग सेक्टर में अपनी सर्विसेज को देते हुए। इसलिए फिनो पेमेंट बैंक ने RBI के पास एप्लीकेशन दी है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए। फिनो पेमेंट बैंक है, एक सब्सिडरी है फिनो पेटेक की, जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स का पैसा है, जैसे कि भारत पेट्रोलियम, ICICI ग्रुप हो गया, ब्लैक स्टोन, IFC, इंटेल एंड LIC। बात समझ में आई? इतनी चीज़ें क्लियर है? डन। तो जो बातें मैंने लिखी वही यहाँ पर लिखी हुई थी। पेमेंट बैंक, जैसा कि मैंने कहा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया और स्मॉल एरिया में बेसिकली पेमेंट बैंक काम करते हैं। ठीक है, इनके पास लोन देने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। एंड डॉक्टर नचिकेत मौर्य की रिकमेंडेशन पे एक कमेटी तैयार हुई थी, मतलब एक कमेटी बनी थी जिसके हेड थे डॉक्टर नचिकेत मौर्य, और इनकी रिकमेंडेशन के बाद ही पेमेंट बैंक बनाए गए थे। क्लियर इतनी चीज़ें? अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक रजिस्टर है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। गवर्निंग बॉडी, जैसा कि मैंने कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI एक्ट 1934 से ये बॉडी गवर्न की जाती है।
एक और बात है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैसी गाइडलाइन है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडीआई आ सकता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, लेकिन उसके ऊपर एक कैप है, 74% से ज़्यादा एफडीआई नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई का एफडीआई कैप कितना है, तो विच इज़ 74%। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्लियर है? ओके, अगली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, जिसका हेड ऑफिस आपको चेन्नई में दिख जाएगा और 1937 में इस बॉडी का फॉर्मेशन किया था। अब इंडियन ओवरसीज बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सेविंग्स अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम। अब समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि मेरा किसी बैंक अकाउंट की किसी ब्रांच में अकाउंट है, ठीक है, और एजुकेशन से या जॉब के जरिए के लिए, या हमने लोकेशन शिफ्ट की, हम किसी दूसरे सिटी में चले गए, तो हमको अपना अकाउंट दूसरे बैंक ब्रांच में ट्रांसफ़र कराना पड़ता है और एप्लीकेशन तो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, 1 हफ्ते 15 डेज तक लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की है, सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम। इसमें कस्टमर्स को बहुत इजीली अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाना है एंड ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट को एक्सेस करना है, OTP आएगा और इजीली आपका अकाउंट पर्टिकुलर ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? इंडियन ओवरसीज बैंक के अगर हम डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO की बात करते हैं तो अजय कुमार श्रीवास्तव है। अजय कुमार श्रीवास्तव, डन। अब कई बार बैंकिंग एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे टैगलाइन पूछ ली जाती है। सो इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ, ठीक है, आपकी प्रगति का सच्चा साथी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे अबाउट द PFC। तो सबसे पहले हम PFC के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं, फिर न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। PFC का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFC, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे जो पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं उनका फाइनेंशियल बैकबोन PFC को हम कहेंगे। जितने भी पावर मिनिस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बनाती है, तैयार करती है, उसके लिए लोन या फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने का काम PFC करती है, ठीक है। तो यहाँ पर RBI ने अप्रूवल दे दिया है PFC को, और वो गिफ्ट सिटी में अपना फाइनेंशियल कंपनी का अपना खुद का ऑफिस ओपन कर सकते हैं। सो PFC सिक्योर RBI अप्रूवल फॉर IFSC फाइनेंस कंपनी इन द गिफ्ट सिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अपना गिफ्ट सिटी में तैयार कर सकते हैं PFC का ये अपना होली ओन फाइनेंशियल कंपनी होगा गिफ्ट सिटी गुजरात में, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, नए नए इन्वेस्टर आएंगे और PFC का बिजनेस भी इन्हांस होगा, ये इसका मकसद है। क्लियर है? तो PFC के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1986 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था, नई दिल्ली में हेड ऑफिस है, और यहाँ पे PFC की जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो परमिंदर चोपड़ा हैं। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट वीमेन है या फर्स्ट लेडी हैं जो कि PFC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन पे पहुंची हैं। तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने सोमा मंडल का नाम सुना होगा, जो सेल की हेड बनाई गई थी। तो जब वो बनाई गई थी सेल की हेड, तो हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था, वैसे ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। देखिएगा, RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने रिलीज़ की है रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो इसका 28 नंबर का एडिशन है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ईयर में 2 टाइम्स, 2 बार पूरे साल में पब्लिश की जाती है। बेसिकली ये बताता है कि हमारे देश में हमारे बैंक्स की हेल्थ कैसी है, बैंक की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं, NPA कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगी। क्लियर? तो रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज किया गया है बाय द RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। क्लियर? अब ये पूरी जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसके लिए एक सब कमेटी बनाई थी, उस सब कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। कमेटी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इस बॉडी का फॉर्मेशन 2010 में हुआ था, और इस बॉडी के जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसो चेयरमैन मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अभी यहाँ पे इसकी चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगी,
चलिए अब क्या यहाँ पे हाइलाइट्स है, केवल हाइलाइट्स को हम डिस्कस करेंगे जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं डायरेक्टली। इस रिपोर्ट से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है आरबीआई में, तो इसलिए आरबीआई के जितने भी बच्चे हैं इस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ओके है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक की हेल्थ के बारे में, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक की हेल्थ के बारे में क्या कहा है आरबीआई ने, तो यहाँ पर बताया गया है कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो मतलब CRAR, ठीक है, कितना रहा है 16.8% रहा है इन सितंबर 2023। अब ये क्या कहानी है, इसको हम CAR भी कहते हैं, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को ही हम कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो के नाम से जानते हैं। अब ये क्या मामला है ज़रा समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि आरबीआई के पास अपना एक असेट है विच इज़ लोन। आरबीआई ने क्या किया, बैंकों ने क्या किया, लोन प्रोवाइड किया। तो लोन एक तरीके से असेट है। जैसे कि मेरे पास 100 रुपीज़ थे और 100 रुपीज़ मैंने अपने किसी फ्रेंड को लोन दिया, उधार दिए, लेकिन अब वो तो फ्रेंड है, हो सकता है बहुत रिस्क वाला मामला है क्योंकि दोस्त लोग जनरली पैसे लौटाते नहीं हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि बैंक ने जिनको भी लोन दिया है, और हो सकता है क्या ना, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बैंक जब लोन देती है तो बहुत सारा लोन जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है, वापस नहीं आता, होता है ना। मतलब बैंक ने जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है वो उनका कैसा असेट है, रिस्क असेट है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है ये रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। तो अगर बैंक ने सभी लोगों को लोन बांट दिया और वो तो रिस्क है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या बैंक कोलैप्स हो जाएगा, बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है। तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, अपनी कैपिटल का कुछ परसेंटेज होल्ड करके रखता है, अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने पास बचा के रखता है, जिसके कारण अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है, लोन वापस नहीं आता है, तो कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस बैंक में ना हो। तो इसे ही हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो CAR रहा है वो 16.8% रहा है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया। इतना ही नहीं, नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा ये रेशियो, नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा CAR, ये भी प्रिडिक्ट करके दिया है आरबीआई ने। क्या कहा है, अब 3 कंडीशन इन्होंने बताई है। एक है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, एक है आपकी मीडियम कंडीशन की कोई समस्या, छोटी मोटी समस्या आ गई, और एक समस्या है आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भरी सिनेरियो, बहुत ही सीवियर कोई प्रॉब्लम आ गई है हमारी कंट्री में, तो उस केस में क्या होगा या बैंकों की हालत पे क्या होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में कहा है कि 2024 में जो बैंक्स हैं वो अपने CRAR को 14.8% मेंटेन रखेंगे, मीडियम कंडीशन में 13.5% मेंटेन रखेंगे, और अगर बहुत ही कोई टेंशन वाला कंडीशन आ गया है तो आपको 12.2% तक मेंटेन रखना है। जितना ज़्यादा CRAR का परसेंटेज होता है, मतलब बैंकिंग की हालत उतनी अच्छी है, बैंक्स की कंडीशन उतनी अच्छी है जितना ज़्यादा ये परसेंटेज है। अगर परसेंटेज कम, मतलब बैंकों की हालत गड़बड़ हो रही है, ये इसका मतलब होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द NPA। अब एक और डेटा यहाँ पे दिया है अबाउट द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये बात आपको जनरली पता ही होगी, अगर बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया और 90 डेज के अंदर उसे रिपे नहीं किया गया, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई, तो ऐसे लोन्स को हम NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे NPA को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक है GNPA मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, और एक है आपका NNPA मतलब नेट नॉट परफॉर्मिंग असेट। क्लियर। तो GNPA कितना बोला है, 3.2% रहा है 2023 में बैंक्स का, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, और NNPA 0.8% रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब ये GNPA क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। आइए, बैंक्स जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, बैंक्स ने सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया लोन, ठीक है, सम ऑफ ऑल द लोन्स, और जो कि डिफॉल्ट हो गया उसे हम GNPN कहते हैं। सारा लोन मैंने 10 लोगों को 100 रुपए बांटे और 10 लोगों से ही मुझे 100 रुपीज़ वापस नहीं आए, सारा डिफॉल्ट हो गया, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, GNPA कहलाता है, ठीक है। अब मुझे इतना समझदार होना चाहिए कि मैंने अपना पूरा पैसा अपने 10 फ्रेंड्स को बांट दिया और सारा का सारा डिफॉल्ट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में अब क्या होगा, मेरे ऊपर तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो उस पर उसका कुछ प्रॉफिट परसेंटेज या फिर जो मैंने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका कुछ परसेंटेज अपने पास बचा के रखना चाहिए कि अगर ये पैसा रिटर्न नहीं आता है तो मैं एटलीस्ट सर्वाइव कर सकूँ। उसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रोविजन अमाउंट। तो अगर हम GNPA से इस प्रोविजन अमाउंट को
डिडक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है NNPA। क्लियर है? अब बात करेंगे अबाउट द NBFCs। तो NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए GNPA डिसाइड है, GNPA आया है 4.6%, ठीक है। रिटर्न ऑन असेट 2.9% और CRAR 27.6% है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये बातें थी इस रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गांधीनगर गुजरात में हुआ और वहाँ पर पहुँची थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी ने भारत की प्रेजेंट इकोनॉमी और फ्यूचर इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें कही हैं, तो हम जान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री कब तक डेवलप्ड नेशन बन जाएगी? तो 2047 तक बन जाएगी। 2028 में भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, या प्रेजेंट में भारत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो हम एक एक करके इनको जान लेते हैं। सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, अगर इंडिया की करेंट इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो हमारी इकोनॉमी अभी $3.7 बिलियन की है। कितनी है प्रेजेंट में? $3.7 बिलियन की है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उन रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाईएस्ट रेट से इंक्रीज हो रही है ऑन द वर्ल्ड लेवल, ऑन द ग्लोबल लेवल। ये बात इन्होंने कही और इसका क्रेडिट दिया गया कि पीएम मोदी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसके कारण हमारी देश की इकोनॉमी बूस्ट हुई है। क्लियर? इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, ठीक है। डेवलप्ड नेशन, अब देखिए एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज और एक होते हैं डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, मतलब एक होते हैं आपके विकासशील देश और एक होते हैं आपके विकसित देश, ठीक है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड नेशन जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, और विकासशील का मतलब होता है डेवलपिंग नेशन। तो अभी हम कौन है? अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं और 2047 तक बोला है कि 2047 तक अगर हम सही तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं तो हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है 2028। तो 2028 में भारत की जो इकोनॉमी होगी वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी बाय 2028। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो $35 बिलियन की होगी। ओके, अब बात करते हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो 2000 से लेकर 2023 तक, मतलब इन सालों में सबसे ज़्यादा हमें जो इन्वेस्टमेंट आया है वो है $919 बिलियन का। ये इन्वेस्टमेंट हमें आया है और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट देखी गई है वो गुजरात में देखी गई है। अगर हम अपने इंडिया की ग्रोथ रेट देखते तो इंडिया का ग्रोथ रेट है 10.4% और गुजरात का जो ग्रोथ रेट है वो 12% है, मतलब एवरेज ग्रोथ रेट से गुजरात आगे है। गुजरात का हायर ग्रोथ रेट यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है? इसके अलावा कहा गया कि गुजरात की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का केवल 5% है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 8.5% है। ये बात निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कही गई है। डन इतनी चीज़ें, बस इतनी बातें आपको माइंड में याद रखनी, छोटी छोटी सी बातें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। अभी काफ़ी मुद्दा बना हुआ है मालदीव से लक्षद्वीप के बीच में। चाइना मालदीव को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल हमको सपोर्ट कर रहा है इन द मैटर ऑफ लक्षद्वीप, राइट? ओके, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पे गए थे लक्षद्वीप। कुछ पिक्चर्स वहाँ से उन्होंने शेयर की और इन्होंने वहाँ पर जाके कई सारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। तो लगभग 1150 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं लक्षद्वीप में लॉन्च भी किए गए और इनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया। ये जो प्रोजेक्ट है वो हेल्थ सेक्टर, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी डिस्ट्रीब्यूट किया अंडर द लैपटॉप स्कीम और बाइसिकल प्रोवाइड की हैं गर्ल्स को अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम न्यूज़ में आ गई, तो क्वेश्चन बनेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो सिंपल सा है 22 जनवरी 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिशरीज हैं, फार्मर्स हैं एंड फिशरमैन हैं, उनको भी क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट।
ये भी लक्षद्वीप के लोगों को दिया। तो कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन क्या है, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, मेक इन इंडिया के बारे में, स्टार्टअप इंडिया के बारे में और ई गवर्नेंस के बारे में। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। अगर आपको गूगल पे से, यूपीआई से आपको पेमेंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है डिजिटल इंडिया तभी होगा जब इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये कोच्चि से लक्षद्वीप के आइलैंड्स पे हमने क्या किया है, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है बेसिकली जिससे इंटरनेट स्पीड भी इंक्रीज होगी और नई अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज जनरेट होंगी लक्षद्वीप में। ठीक है, फर्स्ट टाइम लक्षद्वीप में सिंस इंडिपेंडेंस इस तरीके का ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लाइट एनर्जी को भेजते हैं, लाइट वेव को भेजते हैं, इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसको फंड कर रहा था यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है और भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब BSNL इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी। अगर हम बात करते हैं 2020 में 2020 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया था। इससे क्या होगा, इंटरनेट स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं लक्षद्वीप में, जैसे कि लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट। ठीक है, बेसिकली अब आइलैंड नेशन है, सॉल्टी वाटर ज़्यादा है, फ्रेश वाटर कम है, तो सॉल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इजराइल भी अपनी टेक्नोलॉजीज़ दे रहा है। इजराइल भी हम लक्षद्वीप में क्या करेगा, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा जिससे हर एक घर तक फ्रेश वाटर पहुंच सके, पीने योग्य पानी, टैप वाटर कनेक्शन पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कवरत्ती सोलर पावर प्लांट डेडिकेटेड टू द नेशन। अब जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में जो इंडियन रिजर्व बटालियन है, अब इनको वहाँ पे काम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, डीजल बेस्ड पावर जनरेशन से। तो डीजल की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बैटरी ऑपरेटेड या बैटरी सपोर्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और ये पहला बैटरी सपोर्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट है लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं। डन, क्लियर है? ओके, नाउ मूव करते हैं अबाउट द UN रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने भी हुए हैं क्वेश्चन कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। तो UN ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024। इसमें इन्होंने भारत की GDP को प्रोजेक्ट किया है। इन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.2% रहेगी 2024 में और इंडिया साउथ एशिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, ये बात इन्होंने कही है। और 2025 में भारत का जो ग्रोथ है वो 6.6% रहेगा अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट। ये तो हो गई भारत की बात। अब हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं तो 2.7% इन 2023 एंड 2.4% इन 2024, ये बात यहाँ पर कही गई है बाय द UN रिपोर्ट। अब यहाँ पे हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट इन 2024। तो सबसे पहले UN ने कितना फॉरकास्ट किया है, 6.2%। उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा सा बढ़ा दिया 6.3%। IMF अगेन 6.3% और हमारा RBI कहता नहीं, तुम सब गलत हो, भारत ग्रोथ करेगा 6.5% से। ठीक है, ओके। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ये सारा डेटा काम आने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बल्क डिपॉजिट के बारे में। अब ये क्या होता है, तो बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन अलग अलग बैंक्स में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पहले कहा जाता था कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कोई व्यक्ति डिपॉजिट करता है तो उसे हम बल्क डिपॉजिट कहेंगे, उसमें उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे। बाद में RBI ने ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए बल्क डिपॉजिट था इसकी लिमिट को इंक्रीज करके 2 करोड़ कर दिया। तो अभी फिलहाल में अगर हम बात करेंगे तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 2 करोड़ बल्क डिपॉजिट, 2 करोड़ एंड अबव बल्क डिपॉजिट की लिमिट है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे RRBs के लिए तो RRBs की लिमिट 15 लाख से इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दी है फॉर द बल्क डिपॉजिट। ठीक है,
अब यहाँ पे हम बात हो रही है यूसीबी मतलब अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक के बारे में। इन्होंने लिए भी आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट की लिमिट इंक्रीज कर दी है। पहले 15 लाख था, इसको बढ़ाकर 1 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें ओके। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द टाटा पे। ठीक है, अब आप लोग जैसे कि अमेज़ॉन से आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप COD कैश ऑन डिलीवरी कर दो, या दूसरा होता है आप भीम एप्लीकेशन या पेटीएम, UPI, वॉलेट, अलग अलग गेटवे से जाके क्या करते हो, या तो आप पेमेंट कर देते हो। ऐसा ही होता है जनरली। ठीक है, तो ये जो अलग अलग गेटवेज हैं, क्यों ना अगर आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिले तो वो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होते हैं उन्हें हम एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर कहते हैं। तो यहाँ पर टाटा पे ने लाइसेंस सिक्योर कर लिया है फ्रॉम द आरबीआई एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो टाटा पे अब ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम करेगा। आरबीआई ने इसे लाइसेंस दे दिया है। ठीक है, टाटा ने डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ ICICI बैंक एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब UPI की मदद से 2022 में 2022 की ये घटना है। क्लियर हुआ? अंत में बात करेंगे हम कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में और फिर हम MCQ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले है इंडसइंड बैंक। इन्होंने NPCI के साथ मिलकर इंडसइंड बैंक सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इसमें UPI इंटरफेस भी है। नेक्स्ट है ACC लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है अडानी ओन अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की। इन्होंने रिमेनिंग 55% स्टैक एशियन कंक्रीट एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एक्वायर कर लिए हैं। इसका क्या मतलब होता है कि एशियन कंक्रीट एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड अब फुली ओन सब्सिडरी होगी अडानी ग्रुप की, क्योंकि उन्होंने रिमेनिंग बचे हुए मतलब ऑलरेडी 45% शेयर रहे होंगे, रिमेनिंग 55% भी एक्वायर कर लिए। अब SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $250 मिलियन फंड रेज किया है यूजिंग द ग्रीन बॉन्ड फॉर द सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा कई बार बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, कई बार होती है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड इशू करती है जिसमें जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करती है, और अलग अलग लिमिट होता है, कुछ मंथ से लेके कुछ साल तक रह सकता है। तो मान लेते 5 ईयर्स के लिए हमने कोई बॉन्ड खरीदा और फिर 5 ईयर्स के बाद हमको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिल जाता है, सिंपल। तो एक तरीके से एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आप कहेंगे कि बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, जब गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को या कॉर्पोरेट सेक्टर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे काम करना और काम करने के लिए फंड की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में फंड को रेज किया जाता है यूजिंग द ग्रीन बॉन्ड। तो यहाँ पर SBI ने सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए $250 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड बेच के पैसा रेज किया है। ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कोचीन लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का फंडिंग सोर्स क्या है। तो फंडिंग सोर्स मैंने बताया था यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड है। ओके, ऑप्शन सी। मैक्सिमम बच्चा सोचेगा भाई ये तो अपने देश का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया कि लक्षद्वीप में 2 होटल्स ओपन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है GDP ग्रोथ रेट 2022 अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट। तो भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी 2024 में अकॉर्डिंग टू UN? 6.2%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है GNPA रेशियो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए क्या रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3.2% रहा है, और NNPA कितना है 0.8%, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट है एक्स ऑफिस तो चेयरमैन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की कौन रहती हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, मतलब निर्मला सीतारमन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ILO, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट मैंने आपको डिस्कस की थी और इन्होंने बताया था अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। इन्होंने कहा था कि 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट कितना था 5.1% था, और 2024 में बेरोजगारी 5.2% होगी। तो यहाँ पे पूछा कितना इंक्रीज हुआ, तो 0.1% इंक्रीज हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज कैन इंडियन पासपोर्ट होल्डर एक्सेस वीज़ा फ्री इन 2024। तो रिसेंटली हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी 80, और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो 62 कंट्रीज या डेस्टिनेशन में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
किस फाइनेंस कंपनी को सेटअप करने के लिए कहा है गिफ्ट सिटी में? तो आंसर हो जाएगा PFC, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। NPCI के साथ मिलकर सम्मान रूपी क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसने लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली किस कंपनी ने 10% अप टू 10% स्टैक एक्वायर करने की बात की है नेशनल हाउसिंग बैंक में? तो आंसर हो जाएगा LIC, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिएगा, मैंने जो लास्ट ईयर अभी RBI ग्रेड B का पेपर देखा तो मैंने देखा कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत लेंदी है, मतलब बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चन है। सिंपल सी बात पूछी रहेगी, लिखा होगा जैसे कि कोई अपॉइंटमेंट के बारे में ही पूछना है उनको, तो पूरा डेटा दे देंगे और फिर आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पढ़ने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लैंग्वेज देख रहे हैं इस क्वेश्चन की, आधा बच्चा तो वैसे ही डर जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर्स में, और डेली करंट अफेयर्स 7 AM आते हैं, तो बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।